जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 झांसी की रानी। पाठ पठन आप लोगों ने किया है। आज कविता और कविता का भावार्थ समझाया जाएगा। ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है? आवाज़ आ रही हमारी? आदि हमारी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। एक एक पैराग्राफ आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है? चलिए। तनिका, कोई डाउट है आपको? यस मैम। क्या बेटा, क्या डाउट है आपको? मैम, आई वांट टू आस्क दैट मैम, व्हेन यू विल आवाज़ नहीं आ रही क्लियर आपकी, कट कट के आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा क्लियर, कट कट के आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ध्यान से सुनना है। इस कविता में झांसी की रानी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ठीक है? इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिसमें क्या हुआ, सिंहासन हिल गए, सभी तरफ हाहाकार मच गया। राजवंश अंग्रेज़ों पर गुस्सा हो गए। गुलामी के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े जो हैं बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सबके मन में नए उत्साह जगना शुरू हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक? सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे। जो आज़ादी खो चुके थे वो अंग्रेज जो ले लिए थे, सभी को उनके बारे में पता चल गया। भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे। इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। भारत की पुरानी तलवार जो है वो सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। झांसी की रानी उस युद्ध में, उस लड़ाई में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है, ठीक है? सुनी, देखिए लिखा है ना, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह, बुंदेल में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। है ना, ध्यान से सुनिए। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। आप लोग हैं तो आप लोग किस प्रकार का खेल खेलते हैं? आप लोग का सामान क्या रहता है खेलने का? है ना, क्रिकेट रहता है, वॉलीबॉल रहता है, फुटबॉल रहता है, और भी बॉल रहता है ना, और भी दूसरे प्रकार की चीज़ों से आप लोग खेलते हैं। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खेलने का सामान क्या क्या था? बरछी, ढाल, कृपान, कटारी यानी तलवार, ये सब चीज़ें उनकी सहेलियां थीं, उनके फ्रेंड थे, उन्हीं के साथ ये खेला करती थी दिन भर। ठीक है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी। यानी बहन बहन हम बोलते हैं ना, किसी को बहन मान लेते हैं, किसी को भाई मान लेते हैं, तो उनको हम भाई बहन बोलते हैं, तो उसे कहते हैं मुँह बोली बहन। सगी नहीं, मुँह बोली बहन, मुँह बोला भाई। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। बचपन का नाम क्या था? छबीली था। ठीक है। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता। नाना साहब के साथ उनका बचपन जो है वो पढ़ते हुए खेलते हुए बीता। आगे समझ में आता तक? वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर, वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली ना बना करके बरछी, ढाल, कृपान को वह अपनी सहेली मानती थी, अपनी सहेली मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। आगे समझ में आता? उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ ज़बानी याद थी। शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ ज़बानी याद थी। कोई भी कहीं पर भी पूछ लेता था तो वो पूरी कहानी सुना देती थी वो। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलो हरबोलो के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थीं। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थीं। वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थीं। ठीक है। आगे समझ में आता है आप लोग को? कवित्री का नाम क्या है जिन्होंने इस कविता को लिखा है? कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता को लिखने वाली कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। लक्ष्मीबाई को देख करके ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। लक्ष्मी मैया हैं, दुर्गा मैया हैं। जैसे क्रोध उनमें होता है, जितना ज़्यादा पावर उनमें होता है, तो उनको देख करके लक्ष्मीबाई को वैसे ही तेज उनमें दिखता था, जैसे वो लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। मराठे जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते थे उनकी तलवारों को देख करके, उनकी वीरता को देख करके।
नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किलों को तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। ये सब खेल थे उनके। आप लोग के दूसरे खेल होते हैं ना, तो ये सब चीज़ों से खेलते थे वो। नकली युद्ध करना यानी तैयारी कर रही थी युद्ध का। नकली युद्ध करना, कैसे रचा जाता है लड़ाई करने के लिए, है ना, ये सब कैसे घेरा जाता है, कैसे जीत हासिल की जाती है, ये सब वो उन्हें अच्छा लगता था। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को कैसे घेरा जाता है, शत्रु को कैसे हराया जाता है, ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थीं। महाराष्ट्र की जो कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थीं। वीरांगना लक्ष्मीबाई का विवाह, अब आगे देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सीवा आई झांसी में। ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सीवा आई झांसी में। वीरांगना छबीली यानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव के साथ हुआ। वीरांगना हुई वीरता की वैभव के साथ, यहाँ पे क्या इसका मतलब है सुनिए। वीरता की वैभव बोला गया है यानी वीरांगना, वीरांगना बोला गया है। झांसी की रानी बहुत वीर थी ना, इसलिए ऐसा शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तब वह रानी बनकर झांसी आ गई। तब वह रानी बनकर, विवाह होता है तो विवाह के बाद, है ना, जहाँ ससुराल होता है लड़की का वहाँ उसको जा कर के रहना पड़ता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी में हुआ और झांसी के राजा के साथ हुआ, गंगाधर राव के साथ हुआ। तो वो फिर उन्हें झांसी में रहना पड़ा जा कर के। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। नई नई दुल्हन जब आती है ना, बहुत स्वागत होता है, गीत संगीत होते हैं। तो जब रानी लक्ष्मीबाई भी अपने ससुराल आई झांसी, तो बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजीं और खुशियाँ छा गईं। खुशियाँ छा गईं। देखिएगा, दिखाएगा भी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलो हरबोलो का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बुंदेलखंड में रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो झांसी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे, हम लोगों ने तो नहीं देखा ना कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उन लोगों ने देखा। उस समय जो वहाँ पे रहते थे बुंदेलखंड के लोग, वो वहाँ उन्होंने पूरी वीरता की कहानी बताई, उन्होंने पूरी वीरता की कहानी लिखी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। तो बुंदेलो हरबोलो का मतलब होता है बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से जो कहानी सुनी गई है उसका मतलब वही होता है। ठीक है, यही डाउट था ना आप लोगों को। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। राजमहल में बधाइयाँ के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजीं और खुशियाँ छा गईं, मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई हों। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हों। चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया, एग्जाम्पल दिया गया है अर्जुन का, चित्रा का, है ना, भोले बाबा का, पार्वती मैया का एग्जाम्पल दिया गया कि ऐसे लग रहा था जैसे उन्हीं लोग के जैसी इन लोग की जोड़ी है। अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हों।
उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में, कर यानी हाथ होता है, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह तो हो गया, लेकिन उनका ध्यान किधर था? युद्ध की तरफ था। उन्हें अपने हाथों में चूड़ी के बजाय तलवार वगैरह रखना बहुत अच्छा लगता था। लक्ष्मीबाई विवाह के बाद, ठीक है, लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब झांसी में आई तो वहाँ का सौभाग्य जाग गया। वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। महलों में उजाला छा गया। महलों में क्या हो गया? उजाला छा गया। किंतु हथियार उठाने वाले हाथों को चूड़ियाँ कब शोभा देती हैं? उन्हें तो हथियार उठाना अच्छा लगता था, चूड़ी पहनना नहीं अच्छा लगता था उन्हें। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लगा। किस्मत को भी ये पसंद नहीं आया कि वो हाथों में चूड़ियाँ पहन करके रहें। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि राजा की मृत्यु हो गई, बहुत जल्द ही राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। बहुत ही जल्द राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई, है ना। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। रानी शोक में डूब गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मृत्यु के बाद रानी शोक में चली गई, बहुत ज़्यादा, है ना, है ना। अब आप लोग सोच सकते हैं, जिस स्त्री के पुरुष का डेथ हो जाता है, उसके आदमी का डेथ हो जाता है, तो क्या स्थिति होती है। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। आगे समझ में आता? बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज से झांसी आया। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि डलहौजी ये सब आए थे ना, ये सब राज्य हड़पने के लिए आए थे। तो जैसे ही उसे पता चला कि राजा का डेथ हो गया है ना, राजा नहीं रहे और निसंतान है, एक भी संतान भी नहीं है, तो क्या किए उन्होंने? सोचे कि अब लड़ाई करता हूँ, युद्ध करता हूँ और झांसी को मैं हड़प लेता हूँ। झांसी को मैं हड़प लेता हूँ। झांसी का दीपक बुझ जाने पर, अर्थात राजा के मर जाने के बाद, अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजी झांसी के किले पर और अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। रानी उस समय शोक में थी और कुछ भी नहीं कर पाई। डलहौजी एकदम फ़ायदा उठा लिया और फ़ायदा उठाने के बाद क्या किया, क्योंकि निसंतान कोई भी और बैठने वाला नहीं था ना। आप लोगों को चाहा तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है बेटा। जो आप लोग को ये कविता का अर्थ समझाया जा रहा है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। और अगर हम एक आध कविता का अर्थ आपको लिखने के लिए देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा कविता है, इसलिए हम इसको नहीं करवा रहे हैं। हम समझा रहे हैं, उसे आप अच्छे से समझिए। झांसी का दीपक बुझ जाने पर, अर्थात राजा के मर जाने पर, अंग्रेज़ गवर्नर जो हैं, लॉर्ड डलहौजी नाम था उनका, बहुत खुश हो गए। बहुत खुशी हुई उनको, क्योंकि उनको पता था कि अब झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर है। उन्होंने अपना झंडा वहाँ पे लगा दिया, झांसी पे जाकर के अपना झंडा लगा दिया। इस प्रकार उस वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भर कर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। झांसी उजड़ रही
थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ये सब देख रही थी कि राजा के नहीं रहने के बाद निसंतान है, कोई संतान भी नहीं है जो उनकी जगह पे बैठ पाए, राजा के स्थान पे बैठ पाए। और डलहौजी जो है पूरी अपनी मनमानी कर रहा था, है ना, अपना झंडा वंडा भी लगा दिया था वहाँ पे। लेकिन रानी उस समय शोक में थी, वो कुछ कर नहीं पाई, है ना, खाली आंसू ही निकल रहे थे उनके। आगे समझ में आता तक आप लोगों को, बहुत बड़ी कविता है, आपको ध्यान से सुनना है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आरसी, क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है बेटा? क्या डाउट है? मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम आप हिंदी का सिलेबस कब दोगे? सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा बेटा, बहुत जल्द मिल जाएगा। अपनी तैयारी आप रखिए, जितने चैप्टर हो रहे हैं उतना आप पढ़ करके रखिए, ठीक है, पूरे आने वाले हैं। हाँ, पूरी कंप्लीट करिए अपना वर्क आप लोग। इस कविता को भी आपको ध्यान से सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप लोग को समझना है, ठीक है। चाहत, कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके। मैम वो जब आप शुरू करवाए थे ना, तो हमको लगा था कि आप स्टोरी पढ़ने बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं बेटा नहीं, वो समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए, बस बहुत लंबी कविता है, आप लोग ध्यान से समझ जाइए कि कौन से लाइन पे क्या है, ठीक है। समझ आ गया। ओके। अनुनय विनय नहीं सुना है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया, ठीक है। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी या दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ध्यान से सुनिए इसको। वारिस रही झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। अब आगे का देखिए। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब झांसी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की थी, परंतु सब बेकार रहा, वे माने ही नहीं। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, तो वे साधारण व्यापारी थे। जब स्टार्टिंग में अंग्रेज भारत में आए थे, तो वे एक साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। उस समय उल्टा था, वो जब यहाँ पे भारत पे आए थे व्यापारी बन करके, तो वो राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया। यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे अपने अंग्रेजी शासन का विस्तार कर लिया और बहुत सारे लोग को बुला लिया, फिर यहाँ पे अपना राज्य जमा लिया उसने। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे उस समय दया मांगते थे, उन्हीं को क्या हुआ, पैरों से ठुकरा दिया। उस समय वो मदद मांगते थे, भारत के राजाओं से वो मदद मांगते थे, क्योंकि भारत पे व्यापार करने आए थे उन लोग। लेकिन बाद में उल्टा हो गया, बाद में उन्हीं को अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकरा दिया जो मदद किए थे उनकी।
अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। अंग्रेजी शासन की जो विक्टोरिया थी वो हमारे देश की महारानी बन गई थी। ठीक है, महारानी बन गई थी यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया था। अंग्रेजी साम्राज्य जो है, अंग्रेजों का जो राज्य है, शासन है, वो पूरे भारत में फैल गया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या छीन ली? हमारी राजधानी जो दिल्ली थी उसे छीन ली। अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया, बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया और नागपुर पर भी घातक हमला किया। इस प्रकार उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि पर भी अंग्रेज़ों के सामने आदि पर भी हमला कर लिया, उन देशों को हथिया लिया। सिंध पंजाब म्यांमार यानी बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और चेन्नई की भी हुई, मद्रास यानी चेन्नई की भी हुई। सबको अपने अधीन कर लिए इन लोग। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। ध्यान से सुनिए आप लोग इस लाइन को ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। मतलब क्या है कहने का कि जिन राजाओं के राजपाट उन लोग छीन लिए थे, बहुत सारे जगह के राजपाट छीने थे ना, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक पंजाब सिंध, इस सब जगह के राजपाट उन लोग छीन लिए थे। तो उनकी जो रानियां थीं, राजाओं के राजपाट छीने जाने के बाद उनकी जो रानियां थीं वो रनिवासों में रो रही थीं, है ना। और जिन नवाबों की रियासत छीनी गई थी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थीं। उनके बहुमूल्य जो कपड़े हैं, गहने हैं, वो सब कलकत्ता के बाज़ार में बिक रहे थे। इतना ज़्यादा उन लोग अत्याचार किए अंग्रेज़ लोग कि राजपाट तो छीन लिए, साथ में छीनने के बाद में जो उनके कपड़े थे, जेवर थे, गहने थे, सबको वो कलकत्ते के बाज़ार में बेचे, उनको नीलाम किए, है ना। जेवर को, कपड़े को, सबको नीलाम करते थे, पेपर में छापते थे, नीलामी छापते थे। नीलामी होती थी उनके कपड़ों की, जैसे मकानों की नीलामी होती है ना, बड़े बड़े मकानों की नीलामी होती है, वैसी उनके कपड़ों को नीलाम करते थे वो। खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध 9 लखे हार बाज़ारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, जो पहनती थी वहाँ की रानियाँ, पर्दे की इज्जत थी, दूसरों के हाथों आज बिक रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपको समझा दिया गया है। यूं पर्दों की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। जो पर्दों की इज्जत थी, जो रानियां पहनती थी, राजमहल में शोभा देती थी, वो बहुत अच्छे से रहती थी, वो सब मार्केट के बीच, वो सब बीच में आ गया, सभी लोगों के बीच में आ गया और बाज़ारों में बिकने लग गया। बुंदेलो हरबोलो के मुँह से हमने ये कहानी झांसी की रानी के बारे में सुनी थी।
ठीक है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जब झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। बहुत कोशिशें की जाने लगी कि अंग्रेज़ों के हाथ से झांसी को कैसे भी ले लिया जाए। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और जो महलों में रहने वाले लोग थे वो बहुत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना दुदुपंत और पेशवा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। नाना दुदुपत और पेशवा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थीं। वो वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनमें भी ये भावना जगा रही थी कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का सामना करना है और अपने राज्य को वापस लेना है। महलों में दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, है ना। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। ठीक है। वे अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए तैयार थे, है ना। यहाँ तक हो चुका था। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थीं, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थीं। युद्ध दे रही थी, वहाँ की स्त्रियों को वो सिखा रही थी कि कैसे लड़ना है, कैसे सामना करना है। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। वहाँ के लोग भी अंग्रेज़ों से बहुत गुस्से चिढ़ रहे थे और बहुत क्रोध था उनके अंदर। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी। झांसी और दिल्ली जो है वो जाग चुकी थी, तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मतलब सभी तरफ हाहाकार मच गया था, सभी अब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे और सभी पूरी तैयारी कर रहे थे कि कैसे भी करके हमें अपना राज्य वापस लेना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुदुपत तातियाँ चतुर, अली मुल्ला सरनाम, अहमद साईं मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना दुदुपत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, है ना, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। आ गया समझ में आता?
ध्यान से आप सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा आप लोगों को। जो भी डाउट है आप लोग का क्लियर किया जाएगा। अभी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है, ओवर होने का टाइम हो रहा है। इतना आप लोग को समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग लिखिए कॉपी में, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों को? तानी, कोई डाउट है बेटा आप लोग को? नो मैम। ओके। मैम ये चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, अभी बचा है समझाने के लिए। अभी नेक्स्ट क्लास में और होगा, ठीक है। थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट क्लास में अब समझाया जाएगा आप लोगों को। जब तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करिए। अभी और भी बचे हैं कविता की पंक्तियाँ, वो आप लोग को क्लियर किया जाएगा। ओके बाय, सी यू बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए।